हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं और पिछले लंबे समय से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूं। बहुत सारी बीमारियों से मैं डील करती हूं, जिसमें ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है ओसीडी। आखिर क्यों ओसीडी के जो पेशेंट हैं वो काफ़ी प्रयास के बाद भी ठीक नहीं हो पाते हैं? क्या कारण है कि ओसीडी उनको क्योरेबल नहीं लगती? किस वजह से वो इस बीमारी से जूझते ही रहते हैं और जूझते ही रहते हैं? आज हम बात करेंगे इन्हीं कुछ पहलुओं के ऊपर। सो अंत तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनों के लिए शेयर जरूर करें। अब बात ये आती है कि ओसीडी है क्या और क्यों लोग इस बीमारी से जूझते रहते हैं, क्यों जल्दी वो ठीक नहीं हो पाते हैं। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बहुत सारे लोग जो हैं उनको कंटेमिनेशन की ओसीडी रहती है, हाथ धोने की बीमारी या गंदगी की बीमारी जिसको हम कहते हैं। उनको भ्रम रहता है जिस भी चीज़ को वो टच करते हैं कि ये हमारे अब हाथ गंदे हो गए, और अगर वो हाथ उनके कपड़ों पे लग गए तो हमारे कपड़े गंदे हो गए, या किसी भी चीज़ पर वो लगेंगे तो उनको लगता है कि अब वो चीज़ गंदी होगी, अब उस चीज़ को धोना चाहिए। हाथ गंदे हो गए इसलिए हाथों को बार बार धोते हैं। दिन में वो पूरा दिन भी हाथ धोते रहते हैं, फिर भी उनको तसल्ली नहीं होती। ओसीडी के पेशेंट बहुत सारे मैं यहाँ देखती हूँ। तो कुछ एक लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा भ्रम और बहुत ज़्यादा जब कंपल्शन करते हैं और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी उनको रहती है और उस एंग्जाइटी के ऊपर वो वर्क नहीं कर पाते, तो ये ओसीडी उनकी बढ़ती ही जाती है। बहुत सारे पेशेंट इस बीमारी से इसलिए जूझते ही रहते हैं क्योंकि इस बीमारी में एंग्जाइटी भी साथ में जुड़ी हुई होती है। जब आपका हाथ धोने का मन करता है, आपको लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, और आप उस चीज़ को थोड़ी देर रोकते हैं, लेकिन फिर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है और आप उस चीज़ की कंपल्शन कर लेते हैं, यानी कि आप हाथ धो लेते हैं। यही कारण है कि ये बीमारी फिर बढ़ती ही जाती है और एंग्जाइटी के ऊपर आप काम नहीं कर पाते, तो ये दिक्कत बढ़ती जाती है। अगर ओसीडी से आपको ठीक होना है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी जो एंग्जाइटी है उस पे भी साथ साथ आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई चीज़ आपका जो मन कर रहा है काम करने का, अगर आपका दिमाग आपको कह रहा है कि आपको नहाना है, अब ये इतनी देर तक नहाना है, हाथ धोने हैं बार बार, और आप उस चीज़ को रोकते हैं, तो एंग्जाइटी जो है वो बढ़ने लगती है। लेकिन इसके पीछे जो एक लॉजिक है उसको समझना है कि एंग्जाइटी धीरे धीरे बढ़ती है, फिर एक पीक तक ये जाएगी। पीक तक जाने के बाद ये नीचे आने शुरू हो जाती है, लेकिन आप उतना इंतज़ार ही नहीं कर पाते हैं। एंग्जाइटी के लिए बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आती हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जो पैरेलल आपको करनी चाहिए। अगर आप कहीं थेरेपी भी ले रहे हैं तो जो रिलैक्सेशन टेक्निक है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरी बात है कि आपको क्या टेक्निक्स या थेरेपीज़ अपने ऊपर यूज़ करनी है। तो एक एक्सपोजर रिस्पॉन्स जो आपका डिले टेक्निक रहती है, ERP जिसको हम कहते हैं, कि जो आप चीज़ों के साथ एक्सपोज करते हैं या गंदगी के साथ ही एक्सपोज करते हैं कि ठीक है आपने किसी चीज़ को टच कर लिया, अब उस चीज़ को आपने अपने रिस्पॉन्स को थोड़ी देर के लिए प्रिवेंट करना है, रोकना है कि ठीक है अभी थोड़ी देर के लिए मैंने हाथ नहीं धोने हैं, मैं कंट्रोल करूँगा या करूँगी। तो आप देखते हैं कि एंग्जाइटी तो पहले होगी, दिक्कत होगी, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, तो आपका एंग्जाइटी लेवल जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। उस टाइम आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स हेल्प कर सकती हैं। इसलिए ERP के साथ आपको अपने एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे अगर वो ERP अपने ऊपर लगा रहे हैं, वो टेक्निक लगा रहे हैं कि हमने अपने रिस्पॉन्स को डिले करना है, ठीक है अभी हाथ धोने का या नहाने का मन कर रहा है लेकिन हम नहीं नहाएंगे, लेकिन एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाती है कि एंग्जाइटी बढ़ जाने की वजह से वो फिर नहा लेते हैं। तो साथ साथ एंग्जाइटी पे भी काम करना है और ERP पे भी काम करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक की मैं बात करूँ तो थॉट प्रोसेस जो है उसके ऊपर भी आपको वर्क करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि थॉट जो हैं वो उनमें खुद की कोई पावर नहीं होती, लेकिन आप सोच सोच कर उसके ऊपर बार बार फोकस करके बार बार वहाँ ध्यान ले जाकर उस थॉट को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। और जितनी थॉट पावरफुल होती जाएगी उसके पास पावर आती जाएगी, उतने ही आप परेशानी में, दिक्कत में आते जाएंगे। लेकिन देखिए अगर वो थॉट पावरफुल नहीं है, आपने उसको नहीं बनाया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए आपके दिमाग में कोई गंदगी का विचार भी आता है, लेकिन वो आता है चला जाता है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ज़्यादा टेंशन उसको नहीं देते, तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद आप नॉर्मल फील करते हैं।
लेकिन बहुत सारे ओसीडी पेशेंट मेरे पास भी यहाँ आते हैं या यूट्यूब से भी काफ़ी कॉल्स आते हैं, तो लोगों का यही रहता है कि उनको बस रुकना नहीं होता है, उनको एक्सपोजर और अपने रिस्पॉन्स को डिले करना नहीं आता, उतना वो तसल्ली नहीं कर पाते क्योंकि एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये चीज़ भी आपको सीखनी है कि जो मर्जी हो आपके साथ अंदर, जो भी उथल पुथल मचे आपके, लेकिन आपको अपनी रिलैक्सेशन टेक्निक से अपने माइंड को पहले रिलैक्स रखना है और धीरे धीरे एक्सपोजर लेना शुरू करना है। और दूसरी बात जो मैंने अभी थॉट की बताई, तो अपने थॉट्स को बार बार वहाँ नहीं भेजना जो चीज़ें आपको दिक्कत करती हैं। अपने माइंड को, उसके फोकस को शिफ्ट करना सीखें, अपने आप को बिजी करना सीखें। जब आपका ध्यान कहीं और जाएगा, अपनी डे टू डे रूटीन में जाएगा, डेली रूटीन के काम आप करने लग जाएंगे, आप बिजी हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा और आपको ये चीज़ें दिक्कत नहीं करेंगी। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास यहाँ आते हैं, तो जो पेशेंट वर्क कर लेते हैं, यानी कि जो अपने एंग्जाइटी को ओवरकम कर लेते हैं, जो अपने थॉट्स के ऊपर वर्क कर लेते हैं, अपनी अटेंशन को शिफ्ट कर लेते हैं, या जो एक्सपोजर टेक्निक को सक्सेसफुली अप्लाई कर लेते हैं, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि लोग जो है वो टिक कर एक जगह अपनी थेरेपीज़ नहीं लेते, वर्क नहीं करते, वो पेशेंस जो है वो रख नहीं पाते। इसकी वजह से पूरी ज़िंदगी उनको ओसीडी को भुगतना पड़ता है और फिर उनको लगता है कि ओसीडी तो कभी ठीक ही नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। कितने ही केसेस मैंने सक्सेसफुली ठीक करे हैं। एक पहले भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, यूट्यूब पे डाला हुआ है, जिसमें एक सच्ची कहानी मैंने बताई है एक बच्चे की जिसने अपनी ओसीडी को ओवरकम करा। आप यकीन नहीं मानेंगे, अब वो बच्चा अपनी कोचिंग ले रहा है और जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और बहुत ही अच्छे से वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पा रहा है, जो कि अपने ओसीडी के दौरान बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। इवन एग्ज़ाम भी उसने बहुत ही मुश्किल से दिए थे और वो काफ़ी रिज़ल्ट में भी वो पिछड़ गया था। लेकिन आज वो बच्चा अपनी ओसीडी को ठीक करके बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन उस बच्चे ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे, उसके परिवार वालों ने बहुत सपोर्ट करा और वो बहुत अच्छे से आज सारी चीज़ें कर रहा है। सो जो भी लोग मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि थोड़ी पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है रखना, क्योंकि आप पेशेंस नहीं रख पाते, इसकी वजह से आपकी बीमारी बढ़ती ही जाती है। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं, टिककर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं या काउंसलिंग लेते हैं और वहाँ अपने एफर्ट्स डालते हैं, तो आपको रिज़ल्ट खुद ब खुद दिखने लगते हैं, आपको मिलते हैं रिज़ल्ट्स। सो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि जो भी टेक्निक्स मैंने आपको बताई उनको आप डेली प्रैक्टिस करें और पेशेंस रखें, आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। और मेरे साथ आगे भी दूसरे वीडियोस पर बने रहने के लिए आप मेरे और वीडियोस भी देख सकते हैं, या जो ओसीडी के ऊपर मेरे वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखें ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले कि हम भी ठीक हो सकते हैं। सो आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।